हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल EduX। इस प्लेटफॉर्म पर आप पाएंगे वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लैंडमार्क सीरीज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, जिसका हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे विद सम लैंडमार्क जजमेंट्स। दोस्तों, आज हम सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको कवर करेंगे। दोस्तों, the main heading of this section is that birth during marriage conclusive proof of legitimacy। दोस्तों, अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप बेयर एक्ट अपने पास रखें और वर्ड टू वर्ड आपको सेक्शन के अंदर झांकना होगा, तब जाकर के ही आप इस सेक्शन को बाइफरकेट कर पाएंगे और सही बेसिक नॉलेज गेन कर पाएंगे, जो एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक्चुअल ये सेक्शन कहता है कि दैट द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज की बात बोली गई है। आगे हम बढ़ते हैं। बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन या विद इन 218 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ। दोस्तों, एक और लीगल टर्म आपको ध्यान में रखना है, वो है कंक्लूसिव प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बेयर एक्ट में इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन अनलेस। दोस्तों, यहाँ पर पे अनलेस वर्ड आया है, इसको भी मार्क करके चलें। यहाँ पे सेंटेंस काफ़ी बदलाव आने वाला है। इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। दोस्तों, नो एक्सेस टू ईच अदर को अंडरलाइन करें। एट एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। दोस्तों, अब हम इस सेक्शंस को बाइफरकेट किए हैं। अब हम वर्ड टू वर्ड जो लीगल टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की गई है हम उसे देखेंगे और जानेंगे कि ये सेक्शन क्या कहना चाहता है और क्यों ये हमारे लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों, जो सेक्शन में आपको मैंने अंडरलाइन करवाया था उसमें नंबर 1 पे है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, द फर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी इज द कंक्लूसिव प्रूफ। दोस्तों, अब हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ एक प्रिजम्पशन होता है। इसकी ये मीनिंग होती है कि कोर्ट किसी भी प्रकार के एविडेंस को अलाउ नहीं करेगा जो पैटर्निटी को डिसअप्रूव करते हैं। अगर चाइल्ड बर्न हो गया है ड्यूरिंग द मैरिज, ये ड्यूरिंग वैलिड मैरिज की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज। ठीक है, अब हम इसमें कुछ फ्लॉज हैं वो देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन जिसको हम ट्रीट करते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट द ओनली वे आप इस प्रिजम्पशन को रिवर्ट कर सकते हैं दोस्तों, रिवर्ट बाय प्रूविंग दैट कि जो हस्बैंड है और वाइफ है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं रहा है। कोई एक्सेस नहीं मतलब नो अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड कुड हैव बीन कंसीव्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द अनदर एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल इज दैट द प्रोटेक्शन अप्लाइज टू द चिल्ड्रन वन विद इन 280 डेज ऑफ द मैरिज डिसोल्यूशन। शर्त यह होनी चाहिए कि वो जो माँ है वो उनकी शादी ना हो, रीमैरी ना हो। अब व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड द होल सेक्शन, क्या लॉ के निर्माताओं के मन में था, वो हम देखते हैं। दोस्तों, एक और बार हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा प्रूफ होता है जिसको कोर्ट मान के चलता है कि कोई ऐसा एविडेंस वो अलाउ नहीं करेगा जो पैटर्निटी को डिसअप्रूव करता है अगर चाइल्ड ड्यूरिंग द मैरिज बर्न होता है। एक्सेप्शन आपको ये बताना पड़ेगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई एक्सेस नहीं हुआ ड्यूरिंग द मैरिज और एट द टाइम द चाइल्ड कुड हैव बीन कंसीव्ड, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले हो। अगला पॉइंट 280 डेज का रूल। ठीक है, यहाँ पर भी शर्त यह है कि इस समय के दौरान माँ की कहीं पे भी दूसरी जगह शादी ना हो। ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अब व्हाट इज द लीगल रैशनल बिहाइंड दिस, क्या रैशनल रहा होगा। दोस्तों, ये मैक्सिमम आपको नोट करके रखना है। पेटर एस्ट क्वेम नुप्टाए डेमोन्स्ट्रेंट। दोस्तों, अगर मैं इसको पढ़ने में सही सक्षम ना रहा होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसका ये मतलब है कि द फादर इज ही whom द मैरिज इंडिकेट्स। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड लेजिटिमेसी एंड सोशल स्टैंडिंग। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आ जाती है परंतु जो चाइल्ड का बर्थ है वो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ये मान के चलते हैं कि उसकी आने वाले समय में जो उसके विकास में मानसिक या शारीरिक विकास में किसी भी प्रकार से ऐसा कोई दोष जो सामाजिक स्तर पर उसके ऊपर लगाया जाता है वैसा कुछ ना लो। यही रैशनल हमारे कोर्ट के निर्माताओं के द्वारा, कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस है उनके द्वारा ये रैशनल बनाया गया। दोस्तों, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम पता कर सकते हैं कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं। दोस्तों, परंतु हमारे ऑनरेबल कोर्ट
इस बात पे बहुत गौर विचार फरमाए हैं और उन्होंने माना है कि हम डीएनए टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे। दोस्तों क्यों ये? क्योंकि ये निजता का भी हनन होता है और दूसरी चीज़ कि अगर ये आप रेगुलर कोर्स में अगर ये यूज़ करने लगे तो इसका बहुत ही मिसयूज़ काफ़ी स्तर पे होने वाला है। अब इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट्स को हम देखते हैं। दोस्तों ये लैंडमार्क जजमेंट्स आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। खास ये नंबर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आप लैंडमार्क जजमेंट को साइड करके कोर्ट में अपना आर्गूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहला जो केस है वो है कामती देवी एंड अनदर वर्सेस पोशीराग। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम मेंशन करके रखा है। इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या क्या ऐसा वेदर द बर्डन ऑन द हस्बैंड इतना हार्ड है कि जैसे कि प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है एक्यूज का गिल्ट ड्यूरिंग अ ट्रायल। दोस्तों आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। पहली टर्मिनोलॉजी है कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, और दूसरी है कि प्रोसिक्यूशन को ऐसा प्रूफ लाना पड़ेगा जो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड हो। यहाँ लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। दोस्तों ये दो लाइन को तो आपको रट के बैठ जाना है। रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा इन द केस ऑफ ऐसे क्रिमिनल केसेस में, और दूसरी चीज़ है आपने एक और वर्ड लेटर सेंटेंस सुना होगा, टेस्ट ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। दोनों का अलग अलग केसेस में इस्तेमाल होता है। ये होता है ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में और टेस्ट ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है सिविल केसेस में। दोस्तों अब ये क्यों ऐसा फ़र्क आ जाता है? क्योंकि हमारा जो लॉ निर्माताओं का ये मानना है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। भले हम समय लगाएं या उसमें ट्रायल डिले होता रहे, पर प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी डाउट छोड़ा नहीं गया है जो ये प्रूफ करता हो या जिससे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क राइज होता हो जिससे संदेह उत्पन्न हो कि यह विक्टिम या जो के ऊपर जो इस आरोपी के द्वारा कृत्य किया गया है वो किसी तरीके से गलत हो। ये प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ पर भी मेन क्वेश्चन ये हुआ कि वेदर द बर्डन ऑन द हस्बैंड इज एज हार्ड एज द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज इन अ ट्रायल। अभी हमें पढ़ देता हूँ। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट बिलोंग्स टू क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, whereas the test of preponderance of probability belong to the civil cases। अब इसका रीजन भी उन्होंने बताया है इस जजमेंट में। द रीजन फॉर इंसिस्टिंग ऑन प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल केसेज ये है कि गार्ड अगेंस्ट द इनोसेंट बीइंग कन्विक्टेड एंड सेंट टू जेल इफ नॉट टू एक्सट्रीम पेनाल्टी ऑफ डेथ। मतलब एक निर्दोष को इतनी सजा ना हो जाए, थोड़ा समय लेंगे, ट्रायल लंबा खींचेगा, परंतु जज जो होते हैं वो सारे पहलुओं को जांच करने के बाद ही अपना फैसला सुनाते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन अराइज हुए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी कई सारी लेजिटिमेट फाइंडिंग्स दी गई, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं इट वुड बी हार्ड इफ द स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेड इन द सिविल केस। मतलब जो प्रिपोंडरेंस ऑफ जो अपना है रीजनेबल डाउट का अगर हम इसको सिविल केसेस में लगाने लगे तो ये बहुत ही हार्ड होगा। It would be too hard if the standard is important in the civil case for a husband to prove non-access मैंने आपको इसके पहले बताया है। But at the same time, the test of preponderance of probability is too light, as that might expose many children to the peril of being illegitimized। दोस्तों यहाँ पे कोर्ट ने संदेह जताया कि अगर हम ऐसा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि हम रीजनेबल डाउट में भी ना जाए और प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी यहाँ इस्तेमाल ना किया जाए, तो बीच की चेन जो जहाँ पर पे कोई अगर गैप छूटता है तो कोर्ट ने ये कहा, हेंस बाय वे ऑफ एब्यूडेंट कॉशन, कोर्ट ने यहाँ बहुत सावधानी बरती और ये कहा कि एक एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी लॉ कैन नॉट अफोर्ड टू अलाउ सच कंसिक्वेंसेज जिससे इनोसेंट चाइल्ड की स्ट्रेंथ ऑफ अ मर टिल्टिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब यह है कि हमें एक ऐसा लेवल लेके चलना है जहाँ पर पे पब्लिक पॉलिसी को भी कंसिडर किया जाएगा, लॉ भी कंसिडर किया जाएगा और एक इनोसेंट चाइल्ड की मानसिक और शारीरिक हेल्थ को भी कंसिडर किया जाएगा। आगे और देखते हैं। इट्स corollary इज दैट द बर्डन ऑफ द plaintiff husband शुड बी हायर देन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ऐसा समझिए कि ये प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक चेन है और इसी के लेवल पे हम रीजनेबल डाउट को अगर रखते हैं यहाँ पे प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो कोर्ट ऐसा मान के चलेगा कि अगर हम ये इसको यहाँ पे लगाने लगे हस्बैंड के केस में तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे प्रोसिक्यूशन को मुश्किल होता है। और अगर हम ये वाला प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी यहाँ इस्तेमाल करने लगे सिविल केस में हस्बैंड को प्रूफ करने के लिए नॉन एक्सेस, तो ये भी बड़ा चिल्ड्रन की इनोसेंट मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना घटित होती है। तो कोर्ट ने बोला कि इतना कम से कम आपको एक स्टैंडर्ड रखना है बर्डन ऑफ प्रूफ करने का कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सच केस मस्ट बी एट लीस्ट
at least the degree in between the two as to ensure that there was no possibility of the child being conceived through the plaintiff husband. देख, अगर हम आगे और देखते हैं, द पर्सन सीकिंग टू रिबर्ट दिस प्रिजम्पशन मस्ट, उसे देना पड़ेगा व्हाट, द स्ट्रॉन्ग कोजेंट एंड अनएम्बिगुअस एविडेंस जिससे नॉन एक्सेस स्टेब्लिश होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर वॉट सर्कमस्टेंसेज डीएनए टेस्टिंग में भी डायरेक्टेड। अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो कहाँ तक इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है 2025 की, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे कोर्ट ने कहा है जहाँ पे वंस द इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस इस्टेब्लिश्ड, मतलब कोर्ट यहाँ पर पे सीधे नहीं कि कोई ऐसा केस आया और सीधे की सीधे वो डीएनए टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं। कोर्ट यहाँ पर पे पहले देखेगा क्या इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है। कोर्ट मस्ट कंसीडर करेगा क्या डीएनए टेस्ट को ऑर्डर करना ये दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये सब चीज़ें अगर कोर्ट को लगता है कि इसके देखने के बाद कि डीएनए टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू असरटेन द एक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ दिस केस, देयर आफ्टर ही विल गो इनटू दैट, तब जाकर के कोर्ट डीएनए टेस्ट को ऑर्डर करेगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। अब व्हाट इज द कंटर ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पे अगर कोई ऐसा पॉइंट लिया जाता है जहाँ पर पे प्राइवेसी की बात आती है, तो केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें यह बताया गया है कि फोर्सफुली सब्जेक्टिंग एन इंडिविजुअल टू डीएनए टेस्टिंग कंस्टिट्यूट अ ग्रेव इंट्रूशन अपॉन द प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों ये सब आर्टिकल 21 के अभिन्न से हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे तब हम इनको डिटेल बारीकी से सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। सच एन इंक्रोचमेंट, ऐसा इंक्रोचमेंट करना जस्टिफाइड तभी होगा अगर वो ये 3-fold टेस्ट को पास कर पाते हैं। ये 3-fold टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछा जाता है और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, जहाँ पर पे ये 3-fold टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज़ें होती है कि लीगलिटी है, जहाँ पर पे लेजिटिमेट स्टेट का एम हो और प्रोफेशनैलिटी हो, कि जो जिस कार्य को किया जा रहा है। जैसे आधार है, आधार के ऊपर ही ये जजमेंट के नॉर्मली इसको आधार जजमेंट भी बोला जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आधार को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने इन 3-fold टेस्ट पे आधार कार्ड को रखा। जब अगर इस तीनों टेस्टों को अगर ये पास कर पाया तभी हमने बोला कि राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं करता है और ये हर एक का अधिकार है कि वो अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित करके रख सकता है। दोस्तों इसी तरीके से हमने ये सेक्शन को कवर करा। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन बिलो है वहाँ पर पे मुझे कमेंट करें और आगे हम ऐसे ही लेक्चर्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर इससे रिलेटेड जो भी आएंगे उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।